नमस्ते स्टूडेंट, मैं कला जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के श्रम सिद्धांत के बारे में। मार्क्स ने अपना अतिरिक्त मूल्य का श्रम सिद्धांत दिया था अपनी बुक दास कैपिटल में। उसका जो ये सिद्धांत था वो प्रभावित था रिकार्डो से, क्योंकि रिकार्डो ने भी माना था कि किसी भी वस्तु के का जो मूल्य है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि उस वस्तु पर कितनी मेहनत लगी हुई है, कितना श्रम उस वस्तु पर लगा हुआ है, इससे इस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। लॉक ने भी इस बात को माना था और मार्क्स ने भी इसी बात को पकड़ा है कि किसी वस्तु का मूल्य उस पर लगे हुए श्रम के बराबर होता है। अब इस श्रम का निर्धारण होगा श्रम पर लगने वाले टाइम से। कितने घंटे की, महीनों की, कितने दिन की मेहनत है, इस बात से उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। अगर ज़्यादा मेहनत है तो ज़्यादा मूल्य होगा किसी वस्तु का, और अगर कम मेहनत है तो कम मूल्य निर्धारित होगा। इस तरीके से मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो समझते हैं हम मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को समझने के लिए हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र में किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए 4 कारक बताए गए हैं। पहला जो वो कारक है वो है ज़मीन। आप चाहे कोई भी काम धंधा करें, कोई फैक्ट्री लगाएं, क्या खेती बाड़ी ही करें, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए जो पहले आवश्यकता होती है वो है भूमि या ज़मीन। दूसरी आवश्यकता है कि जब आप भूमि या ज़मीन ले लेंगे तो उस भूमि और ज़मीन पर किसी चीज़ के उत्पादन के लिए या तो कोई मशीनें लगाएंगे या फिर कोई सामान डालेंगे। उन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ये दूसरी आवश्यकता है। तीसरी चीज़ है श्रम या मेहनत, यानी कि उस जगह कौन लोग काम करेंगे, किन लोगों के थ्रू वो प्रोडक्शन होगा, वो लोग करेंगे वहाँ पर मेहनत। ये तीसरी आवश्यकता है मानव श्रम की। और चौथी आवश्यकता है उद्यम या साहस या जोखिम उठाने का साहस। इसका मतलब है कि आपने पैसा लगा दिया, अब पैसा आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पैसा वापस आएगा। किसी भी बिजनेस, किसी भी काम धंधे को शुरू करते हुए ये परेशानी रहती है। तो इसका साहस कौन कर पाता है कि ये पैसा आएगा या नहीं आएगा, तब भी मुझे ये काम शुरू करना है। ये जो साहस है ये भी उत्पादन के कारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये उत्पादन के 4 कारक माने गए हैं। मार्क्स इन बाकी के 3 कारकों को महत्व नहीं देता। उसका ये कहना है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन केवल श्रम करता है। उस वस्तु पर लगी हुई मेहनत ही किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करती है। श्रम ही उत्पादन करता है। तो इसी को आधार मानकर उसने उस वस्तु पर लगी हुई मेहनत ही किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करती है। श्रम ही उत्पादन करता है। तो इसी को आधार मानकर उसने अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताया है। और अतिरिक्त मूल्य पर हम चलें इसके पहले उसके 2 मूल्यों पर हम बात कर लेते हैं कि 2 तरह के मूल्य उसने बताए। एक मूल्य बताया उसने प्रयोग मूल्य और एक बताया विनिमय मूल्य। प्रयोग मूल्य है किसी वस्तु की उपयोगिता से निर्धारित होता है। अगर कोई वस्तु अधिक उपयोगी है तो उसका उपयोग मूल्य अधिक होगा। जैसे कि मान लीजिए एक पानी का गिलास है। अगर कोई 2 दिन का प्यासा व्यक्ति है और उसे पानी का गिलास पकड़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति के लिए, 2 दिन के प्यासे व्यक्ति के लिए एक पानी के गिलास की कीमत क्या होगी, इसका मूल्य अलग होगा, इसकी उपयोगिता ही उसके लिए अलग होगी। और एक व्यक्ति जो अभी अभी सुबह से पानी पी रहा है, अभी अभी फिर वापस पानी पी के निमटा है और उसके आगे आप पानी का गिलास कर दीजिए, उस व्यक्ति के लिए उस पानी की उपयोगिता अलग होगी, उसके लिए उस गिलास का मूल्य अलग होगा। ये मार्क्स ने बताया। इसे कहा है उसने प्रयोग मूल्य या उपयोग मूल्य। दूसरा उसने बताया विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य का मतलब है, विनिमय मूल्य का निर्धारण होता है किसी वस्तु की लागत, यानी कि उसमें लगा हुआ पैसा, जो भी पैसा, मशीन, पूंजी इसमें लगा हुआ है, किसी वस्तु की लागत प्लस उस पर की हुई मेहनत मिलकर बनाती है उस वस्तु का विनिमय मूल्य। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं एक पेन का। एक पेन को बनाने में जो लागत आती, पेन का उदाहरण लेते हैं। एक पेन को बनाने में मान लीजिए लागत आती है 60 रुपये, और उसके लिए जो बनाने की जो मजदूर को मिलती है वो 40 रुपये। तो उस वस्तु का विनिमय मूल्य जो होगा वो 100 रुपये होगा। अब मार्क्स यहाँ आता है एक तीसरे मूल्य पर, अतिरिक्त मूल्य पर। अब मार्क्स क्या कहता है कि विनिमय मूल्य तो हो गया उसका 100 रुपये, यानी कि बाजार में वो 100 रुपये का बिकना चाहिए, या 100 रुपये नहीं होके मान लीजिए 110 रुपये में बिक गया।
पर मार्क्स ये कहता है कि पूंजीपति ऐसा नहीं करता है। पूंजीपति उस 100 रुपये की चीज़ को जाके बेचेगा 200 रुपये में, और ये बचे हुए जो 100 रुपये हैं, जो एक्स्ट्रा 100 रुपये हैं, वो सीधा अपनी जेब में डाल देगा। तो इस विनिमय मूल्य और बाजार कीमत, 200 रुपये उस चीज़ की बाजार कीमत हो गई, है ना, और विनिमय मूल्य हो गया 100 रुपये। तो इस विनिमय मूल्य और बाजार कीमत के अंतर को ही उसने अतिरिक्त मूल्य कहा है। बाजार कीमत में से विनिमय मूल्य को घटा देंगे तो अतिरिक्त मूल्य आ जाएगा। ये अतिरिक्त मूल्य मार्क्स का कहना है कि सारा का सारा कौन लेके चला जाता है? पूंजीपति लेके चला जाता है। इसमें से कुछ भी वो मजदूर को नहीं देता है। पूंजीपति ये कोशिश करता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी कम से कम दी जाए, ताकि उसका जो मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मार्क्स ने इस चीज़ को ही अतिरिक्त मूल्य कहा है। इसकी वजह से जो मजदूर है निर्वाह योग्य जीवन स्तर जीने को विवश हो जाता है, और जो पूंजीपति है वो ऐशो आराम की ज़िंदगी की और अग्रसर होता है। और वो 100 रुपये एक ऐसा मूल्य है जो उसे बिना मेहनत किए हुए बिल्कुल पड़े पड़े रहने से मिल जाता है। मार्क्स का ये कहना था, जिसके लिए उसने कोई ख़ास मेहनत नहीं की होती है। तो ये अतिरिक्त मूल्य है जो मजदूर के शोषण का कारण बनता है। अब चलते हैं कि मार्क्स के सिद्धांत में कमियां क्या रही है। मार्क्स के सिद्धांत में जो ये सिद्धांत की आलोचना, पहले तो ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत की पहली कमी है कि मार्क्स ने जो उत्पादन के कारक होते हैं वो 4 कारक बताए हैं। उन 4 कारकों में से मार्क्स ने एक को ही महत्वपूर्ण माना है, बाकी 3 की उपेक्षा कर दी है। जमीन, जोखिम उठाने का साहस और जो पैसा, इन तीनों चीज़ों को उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है, कुछ महत्व नहीं दिया है। और जिन तीनों को पूंजीपति करता है, ये तीनों ही कारक कौन लेके आता है? उत्पादन में पूंजीपति लेके आता है, क्योंकि उन्हें पूंजीपति की उपेक्षा करनी थी, अतः उन्होंने इन तीनों कारकों की उपेक्षा कर दी। जबकि आर्थिक सिद्धांत ये कहते हैं कि इन चारों तत्वों के सहयोग से ही किसी चीज़ का उत्पादन होता है। तो आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो मार्क्स का ये सिद्धांत सही नहीं है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में मानसिक श्रम की उपेक्षा कर दी है, केवल शारीरिक श्रम ही को ही महत्व दिया है। जबकि हम जानते हैं कि आजकल जो उत्पादन में मैनेजमेंट एक बड़ा शब्द हो गया है, मैनेजमेंट, प्लानिंग और आइडियाज़। तो मार्क्स ने एक तरीके से पूंजीपति के इन सारे गुणों की उपेक्षा कर दी है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक मानदंडों पर भी खरा नहीं उतरा है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसने उत्पादन में चारों कारकों को महत्व नहीं दिया है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स के सिद्धांत में इतनी कमियां होने के बावजूद भी मार्क्स का सिद्धांत उपयोगी है, क्योंकि इसने उस समय में, जबकि 19वीं शताब्दी के जो पूंजीवादी शोषण था, पूंजीपति जो मजदूरों का शोषण कर रहा था, उसका करने का जरिया क्या था, ये दर्शाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अपने इस उद्देश्य में मार्क्स पूरी तरह सफल रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।